तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो शब्द है ये पहली बार कब आया था? ब्रटलैंड रिपोर्ट में 1987 में। ठीक है, कौन सा कमीशन था जिन्होंने ये रिपोर्ट जारी किया था? वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इस कमीशन ने ये रिपोर्ट जारी करी थी। रिपोर्ट जो है वो ब्रटलैंड के नाम पर था, क्योंकि कौन चेयरपर्सन कौन थे? ग्रो हार्लेम ब्रटलैंड। ठीक है, इसके बाद फिर आपका 1992 में अर्थ समिट हुआ। ठीक है, और इस अर्थ समिट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करने की शुरुआत हुई, और उसके तहत क्या आया था पहली बार? एजेंडा 21। ये एजेंडा 21 क्या था? किन किन मुद्दों पर बात करता था? गरीबी दूर करने पर, वन संरक्षण पर, ठीक है, वाटर मैनेजमेंट, हाँ, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, इन सभी विषयों पर बात करता था। ठीक है, इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी, कि हम सबको आने वाली जो 21वीं शताब्दी है, 21st सेंचुरी है, उनमें इन मुद्दों पर बात करनी होगी, सभी देशों को मिलकर सुधार करना होगा, ये बात की गई थी। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाना होगा, हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए? सस्टेनेबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात की गई थी एजेंडा 21 में, रियो अर्थ समिट में। उसके बाद फिर रियो 5 हुआ। रियो 5 कहाँ हुआ? 1997 में। और इस रियो 5 का आयोजन क्यों किया गया था? कि एजेंडा 21 कितना इम्प्लीमेंट हुआ है उसको रिव्यू किया जाए, सभी देशों ने उसको इम्प्लीमेंट किया कि नहीं किया, है ना, सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं, प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक करने के लिए कि किस देश ने कितना प्रोग्रेस किया है इस क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या हुआ? हाँ, 2000 में एक और समिट हुआ था, जिसे रियो के नाम से नहीं जाना जाता, ये एक छोटा समिट था, और इसमें एक गोल इंट्रोड्यूस किया गया जिसे कहते हैं MDG। क्या फुल फॉर्म है? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। और इस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में 8 गोल टोटल क्या किए गए? इंट्रोड्यूस किए गए। ठीक है, और टारगेट कौन सा रखा गया? 2015 का, कि आने वाले 15 सालों में पूरा जो विश्व है ये MDG के इन 8 गोलों को क्या करेगा? अचीव करेगा। ठीक है, ये टारगेट रखा गया 2015 तक का। यहां तक हुआ था बस, आगे नहीं देखे थे ना। हाँ, रियो 10 आया था फिर। ठीक है, रियो 10 कब आया? 2002 में। और रियो 10 होने का मेन कारण ये था कि 2000 में आए MDG की प्रोग्रेस रिपोर्ट रिव्यू करनी थी, इसलिए रियो 10 का आयोजन किया गया था, ये देखने के लिए कि हमने ये गोल तो बना दिए हैं, सभी लोगों ने इस पर साइन भी कर दिए, बट गोल को अचीव करने के लिए कौन सा देश जो है वो क्या इनिशिएटिव ले रहा है, तो ये चेक करने के लिए 2002 में रियो 10 का आयोजन किया गया। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आप लोग लिखे रियो 20। अच्छा, रियो 10 का लिखा दिया था ना? ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है, बस इतना ही है। कहाँ हुआ था याद रखना है आप लोगों को, और MDG याद रखना, गोल्स, और उन्हीं गोल की प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक करने के लिए 2002 में रियो 10 हुआ था, बस इतना ही याद रखना। ठीक है, रियो 20 लिखे। रियो 20 नेक्स्ट। रियो 20 हुआ था 2012 में, इसीलिए 20 कहते हैं। 1992 के अर्थ समिट के 20 साल बाद हुआ था, इसीलिए इसका नाम है रियो 20। ठीक है, 2012 में हुआ था, ये भी रियो डी जनेरियो में ही हुआ था। ठीक है, तो प्लेस लिख लीजिए, रियो डी जनेरियो, ब्राजील। इसका ऑफिशियल नेम लिखो, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सेम UNCED, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन, SD, कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। थीम लिखे, थीम है इसका फ्यूचर वी वांट।
अब इसमें क्या क्या चीजें हुई थी, तो इसमें ग्रीन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है। लिखिए फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन इकोनॉमी, ठीक है, इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन इकोनॉमी। हरित अर्थव्यवस्था की विचारधारा का जन्म हुआ था। हरित अर्थव्यवस्था की विचारधारा का जन्म हुआ था। ग्रीन इकोनॉमी क्या है? रिसोर्सेस का सस्टेनेबल यूज हो और उन रिसोर्सेस का यूज करते हुए इकोनॉमी को बूस्ट किया जाए, ठीक है। जीडीपी ग्रोथ रेट सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करना चाहिए कि हमारे आंकड़े बढ़ रहे हैं, इस बात पर भी जोर दिया जाना चाहिए जीडीपी के साथ साथ कि देश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं हम उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अतिदोहन कर रहे हैं इन संसाधनों का, ठीक है। तो इसी को क्या कहा जाता है? ग्रीन इकोनॉमी कहा जाता है, ठीक है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन होना चाहिए, पोल्यूशन कम होना चाहिए, ठीक है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम जीडीपी बढ़ाएं, ठीक है, ग्रोथ रेट हमारी अच्छी हो, तब हम उसे क्या कहेंगे? ग्रीन इकोनॉमी कहेंगे। तो ग्रीन इकोनॉमी पर जोर दिया गया था, जोर देने की बात की गई थी पहली बार किसमें? आपके रियो 20 में। सेकंड, इसमें एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाने का निर्णय लिया गया, ठीक है। एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाने का यानी कि सतत विकास लक्ष्य बनाने का निर्णय लिया गया, ठीक है। यानी कि एमडीजी के बाद नए यूनिवर्सल गोल होने चाहिए और उन नए यूनिवर्सल गोल का नाम क्या दिया गया? एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को और ज़्यादा मजबूत करने की बात की गई, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को मजबूत करने की, जैसे कि जो यूएनईपी है, यूएनईपी का फुल फॉर्म इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। ये आप लोग किस में पढ़ोगे? पेपर 7 के पार्ट 2 में। ये किसके लिए काम करती है संस्था? यूनाइटेड नेशन की संस्था है, इन्वायरमेंट के लिए काम करती है, ठीक है। तो ये जितने भी संस्थाएं हैं जो कि फोकस्ड होकर काम करती है इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, उनको और ज़्यादा क्या किया जाए? मजबूत बनाया जाए, ठीक है। तो ये आपका इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, संस्थागत फ्रेमवर्क को मजबूत किया जाए, ठीक है। और एसडीजी को अडॉप्ट कब किया गया? तो एसडीजी को अपनाया गया 2015 में। हाँ, एसडीजी इंट्रोड्यूस किया गया 2012 में, अपनाया गया 2015 में। अब एमडीजी के जगह में एसडीजी क्यों आ रहा है? देखो 2012 में जब रियो 20 हुआ, ठीक है, तब ये रियो 20 भी इसीलिए हुआ था कि एमडीजी की क्या कर सके हम लोग? प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक कर सके कि किस देश ने एमडीजी के इन 8 लक्ष्यों को अचीव किया है, कौन अचीव करने के लिए क्या नए नए इनिशिएटिव ले रहा है, कौन नई स्कीम ला रहा है, कौन सा देश इस दिशा में काम कर रहा है। ये देखने के लिए रियो 20 का आयोजन किया गया, यानी कि एमडीजी की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखने के लिए। तो 2012 में ये पाया गया कि एमडीजी के किसी भी लक्ष्यों को कोई भी देश सीरियसली नहीं ले रहा है, उसके लिए कोई भी काम नहीं हो रहा है। अभी भी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कंटिन्यू है, ठीक है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कंटिन्यू बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन अभी भी देखी गई, ठीक है। जितने भी रिसोर्सेस हैं इसको बहुत ज़्यादा इसका अतिदोहन किया जा रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये माना गया कि भाई अब तो 2012 हो गए, बस 3 साल बचे हैं, 2015 का टारगेट था कि हमको एमडीजी को अचीव करना था। तो जब तक 2012 में नहीं हो पाया, 12 सालों में नहीं हो पाया, तो क्या 3 सालों में हो पाएगा ये अचीव? नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने कहा एमडीजी को हटाओ, अब एमडीजी पर कोई ध्यान नहीं देगा, अब हम लोग नए गोल सेट करेंगे, ठीक है। और ये नए गोल का ही नाम क्या दिया गया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नाम दिया गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्यों आया? क्योंकि एमडीजी जो था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ये फेल हो गया था, समझ लीजिए, ठीक है। इस गोल को, इन लक्ष्यों पर किसी का ध्यान नहीं था,
कोई देश इस पर कोई कार्य नहीं कर रहे थे, कोई प्रोग्रेस इसकी अच्छी नहीं थी, ठीक है। इसी वजह से 2012 में ये निर्णय लिया गया कि अब हम लोग एमडीजी को हटाकर एक नया गोल बनाएंगे जिसका नाम होगा एसडीजी, ठीक है। तो एसडीजी कब से लागू हुआ आपका, कब से अपनाया गया, 2015 से, ठीक है। अब एसडीजी क्या है, इसके गोल क्या क्या है ये देख लेते हैं हम लोग। कितने देशों ने अपनाया, तो 193, 193 देशों ने इसे अपनाया, 193। कितने गोल्स हैं, तो 17 गोल्स हैं, 17 लक्ष्य हैं इसमें। टारगेट्स कितने हैं, तो 169 टारगेट्स हैं। इन गोल के अंदर और इसको क्या किया गया है, इनके दायरों को एक्सपांड किया गया है। तो 169 टारगेट है, टारगेट लिखेगा एक 169 टारगेट, गोल लिखेगा 17, ठीक है। और टाइमलाइन क्या दिया गया, जैसे इसके लिए दिया गया था कि हमको अचीव कब तक करना है, 2015 तक। इसके लिए भी 15 सालों का टाइम दिया गया और डिसाइड किया गया कि इसको 2030 तक अचीव करना है एसडीजी को। उसमें भी 15 सालों का टाइम दिया गया था, 2000 से 2015, इसमें 2015 से लेके 2030, 15 सालों का समय दिया गया, ठीक है। इसीलिए आप लोग इकोनॉमिक सर्वे वगैरह या कुछ भी पढ़ते होंगे तो उसमें एसडीजी 2030 लिखा होता है, ठीक है, इसीलिए लिखा होता है क्योंकि 2030 तक इन गोल को हमको क्या करना है, अचीव करना है। अब ये गोल क्या क्या है आप लोग लिख लो और याद भी करना है, लिख के ऐसा पोथी बना के रखना नहीं है, ठीक, गुड। चलो लिखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। एक साइड पे ऐसा नंबर डाल लो, फिर एक साइड पे नेम डाल लो, गोल क्या क्या है, गोल्स लिख लो। लक्ष्य लिखिए एक साइड पे नंबर, संख्या, ठीक है। एसडीजी 1, नो पॉवर्टी, गरीबी समाप्त करना। एसडीजी 2 लिखो, जीरो हंगर, भूखमरी समाप्त करना। गरीबी समाप्त करना पहला लक्ष्य है, दूसरा लक्ष्य है भूखमरी समाप्त करना, जीरो हंगर। ये याद होने चाहिए क्योंकि अभी हम लोग पोल्यूशन पढ़ेंगे, हम लोग बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे, तो इनके गोल को इंक्लूड कर करके आपको आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है। एसडीजी 3, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण। गुड हेल्थ एंड वेलबींग याद हो गया तीनों, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, यानी कि गरीबी भूखमरी समाप्त करना, उसके बाद फिर अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण। देखो भाई, गरीबी नहीं होगी, भूखमरी नहीं होगी, तभी तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, और स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आपका कल्याण होगा, ऐसे याद रखो, तो तीनों याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 4 लिखिए, एसडीजी 4, क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। एसडीजी 5 लिखिए, जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता। इन दोनों को ऐसे याद रखो कि आपके पास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी, क्वालिटी एजुकेशन होगा, तभी तो लड़का लड़की में भेद आप नहीं करोगे, ठीक है। तो तभी क्या आएगी, फिर जेंडर इक्वलिटी आएगी। ये याद करने के तरीके बता रही हूँ, आपस में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है किसी का, आप लोग ऐसे सीक्वेंस में याद कर पाओगे क्योंकि आपको सीक्वेंस में याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट बात है ना। सब याद तो हो जाएंगे लेकिन आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए कि पहला गोल क्या है, दूसरा गोल क्या है, इस तरीके से, ठीक है। फिफ्थ हो गया ना। 6 लिखिए, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, स्वच्छ जल और स्वच्छता, स्वच्छ जल और स्वच्छता। ये वाला आप लोग एकदम अच्छे से याद रख लो क्योंकि इसको हमको बार बार पोल्यूशन में लिखना होगा अपने आंसर राइटिंग में कि एसडीजी गोल को 2030 तक अचीव करने के लिए एसडीजी गोल भी हमारा है कि क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, तो उसको अचीव करने के लिए पोल्यूशन को कम करना होगा। ये आप अपने आंसर राइटिंग में इंक्लूड करोगे तो ये लाइन एकदम अच्छे से याद रखो, ठीक है। एसडीजी 7, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा।
क्लास में ऐसा कोई बच्चा है 2030 तक भी एलिजिबल नहीं होगा फ्री देने के लिए? नहीं है ना, तब तो सबको याद रखना पड़ेगा। 30 तक का है ये, 30 तक कैसे ही रहेगा। SG 7 हो गया। 8 लिखो, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, सम्मानजनक कार्य और आर्थिक वृद्धि। इकोनॉमिक ग्रोथ, सम्मानजनक कार्य और आर्थिक वृद्धि। 9 लिखे, इंडस्ट्री, SDG 9, इंडस्ट्री कॉमा इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, III। हिंदी में लिखिए उद्योग, नवाचार एवं आधारभूत संरचना। उद्योग, नवाचार एवं आधारभूत संरचना। 10 लिखिए, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, हिंदी में असमानताओं में कमी। 11 लिखे, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, सतत शहर और समुदाय। कितना हुआ है? 12 लिखे, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, जिम्मेदारी पूर्ण उपभोग और उत्पादन। जिम्मेदारी पूर्ण उपभोग एवं उत्पादन। इंग्लिश में रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। 13 लिखिए, क्लाइमेट एक्शन, जलवायु परिवर्तन पर कार्यवाही। क्लाइमेट एक्शन। 14 लिखिए, लाइफ बिलो वाटर। लाइफ बिलो वाटर, जल के नीचे जीवन, जीवन नहीं है, जल के अभाव में जीवन, ये लिखे। हाँ, अभाव में जीवन लिखो, या ऐसा लिखो, मतलब समझाऊंगी कि आपको क्या करना होगा। वाटर कंजर्वेशन, तो जल के अभाव में जीवन असंभव है, तो ये एक मुद्दा है, ऐसा लिखा गया है वहां पे। जल के नीचे जीवन थोड़ी लिखोगे। SDG 15 लिखो। भाई इंग्लिश में एज इट इज हिंदी नहीं होता ना, थोड़ा दिमाग लगाया करो, एकदम बच्चे नहीं हो। 15 लिखो, लाइफ ऑन लैंड, भूमि पर जीवन। SDG 16 लिखो, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं। शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। 17 लिखिए, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, लक्ष्यों हेतु वैश्विक साझेदारी। ठीक है, ये 17 गोल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। हो जाएगा? कल तो संडे है, तो बैठ के रटो 17 गोल्स, और उधर के 8 भी, है ना। क्योंकि इसलिए नहीं कि एग्जाम में ऐसे 17 गोल लिखने के लिए आ जाएंगे, उन गोल को आपको यूज करना है अपने आंसर राइटिंग में। आपको अप्लाइड साइंस का आंसर कैसे लिखना है, दूसरे वाले जितने सब्जेक्ट्स हैं उनसे बहुत अलग, क्योंकि जनरल साइंस आप लिखोगे टू द पॉइंट जो है वो, ठीक है। हिस्ट्री क्या लिखोगे, जितने फैक्ट हैं आपको याद आ रहे हैं वो, ठीक है, मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं। बट अप्लाइड साइंस में नंबर तब मिलेंगे जब आपका आंसर एकदम डायनेमिक होगा, जितना ज़्यादा डायनेमिक हो सके, मतलब करंट ऐड करो, जितने पॉइंट्स, जितने एस्पेक्ट्स आप कलेक्ट कर सकते हो इधर उधर से, सारे कलेक्ट करके अपने आंसर को आपको बनाना होगा, तब नंबर अच्छे मिलेंगे अप्लाइड साइंस में, ठीक है।
तो ये अप्रोच ऐसा ही रहेगा। कुछ बोल रहे हो? लाइफ बिलो वाटर मतलब वाटर कंजर्वेशन करना होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि वाटर के बिना लाइफ जो है वो सोची भी नहीं जा सकती। इस शब्द का ये मतलब है। हाँ, उसके कंजर्वेशन की बात की जा रही है, ठीक है। और हाँ, उसके कंजर्वेशन की बात की जा रही है, मराइन कंजर्वेशन की बात की जा रही है। इसके अलावा आपके जितने भी रिवर्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, उन सबके कंजर्वेशन की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। मराइन कंजर्वेशन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, ठीक है, उनकी लाइफ पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। चलिए लिखिए, इसमें एसडीजी रैंकिंग होती है और एसडीजी रैंकिंग की 4 कैटेगरीज होती हैं। चार कैटेगरीज में फर्स्ट कैटेगरी लिखिए एस्पिरेंट, लिख रही हूं। ये एस्पिरेंट, एस्पिरेंट कैटेगरी में स्कोर लिख लीजिए, रेंज होता है स्कोर का, ठीक है। स्कोर का रेंज लिख लीजिए 0 to 49। अगर किसी देश का या किसी राज्य का इस बीच में स्कोर आता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे जिले हैं जितने, ठीक है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट, जैसे छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ का ये रायपुर जिला है, धमतरी जिला है, इधर पास में गरियाबंद जिला है, ठीक है। तो इन जिलों में देखा जाएगा कि कौन ज़्यादा इन जितने भी 17 लक्ष्य हैं उसको अचीव करने के लिए कार्य कर रहा है, ठीक है। कहाँ पर प्रॉपर सैनिटेशन है, वाटर कंजर्वेशन हो रहा है प्रॉपर, ठीक है, जो फॉरेस्ट है उस पर ध्यान दिया जा रहा है, जेंडर इक्वलिटी कहाँ है, उसके आधार पर उन जिलों की क्या की जाती है, रैंकिंग की जाती है, उनको स्कोर दिए जाते हैं। तो स्कोर के अकॉर्डिंग उनकी फिर रैंक डिसाइड होती है। तो एस्पिरेंट रैंक में अगर आएंगे, अगर उनका स्कोर क्या होगा, 0 to 49 होगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए परफॉर्मर कैटेगरी। परफॉर्मर कैटेगरी में आपका लिखिए 50 to 69, 64, सॉरी 64 लिखिए, 64 होगा, 50 to 64 इस बीच में अगर आता है तब इन्हें कहा जाता है परफॉर्मर कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी लिखिए फ्रंट रनर, 65 to 99 अगर इस बीच में रैंकिंग आती है। और लास्ट लिखिए अचीवर, अगर स्कोर बोर्ड में 100 मार्क्स आते हैं। अचीवर मतलब जिसने पूरा 17 लक्ष्य को अचीव कर लिया है। दुनिया में अभी तक ऐसा कोई भी देश नहीं है जो अचीवर कैटेगरी में आता है, ठीक है, कोई भी नहीं है जिसने पूरा 100 मार्क्स लाया हो, ठीक है। और यहाँ तक कि जो फर्स्ट रैंकिंग में ना एसडीजी फर्स्ट में फिनलैंड, वो भी अचीवर कैटेगरी में नहीं आता, ठीक है, उसका भी 87 समथिंग मार्क्स है, जो कि आपके फ्रंट रनर कैटेगरी में आता है, ठीक है। और परफॉर्मर कैटेगरी, उसके बाद फिर एस्पिरेंट। एस्पिरेंट मतलब अभी वो कर रहा है, काम करना शुरू किया है, ठीक है, जो आप हो एस्पिरेंट, है ना। तो एस्पिरेंट मतलब जिन्होंने अपने लक्ष्यों को अभी तक अचीव करने के लिए शुरुआत की है, बस वो काम कर रहे हैं। अभी तक उनके यहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी है, भूखमरी है, ठीक है, एजुकेशन नहीं है, वाटर सिस्टम, वाटर मैनेजमेंट सही नहीं है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन सही से नहीं हो रहा है। ये लक्ष्यों में से किसी एक लक्ष्य को भी अचीव नहीं किया है, अचीव करने की दिशा में अभी कार्य कर रहे हैं, उनको एस्पिरेंट कैटेगरी। परफॉर्मर मतलब जो थोड़ा बहुत परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ कुछ लक्ष्यों को वो अचीव कर रहे हैं, उनको परफॉर्मर कैटेगरी में रखा गया। फ्रंट रनर कैटेगरी जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन अभी भी इन्होंने पूरा अचीव नहीं किया है। और उसके बाद अचीवर जिन्होंने सारे गोल्स को अचीव कर लिए, ठीक है। तो इसमें रैंकिंग लिख लीजिए, फर्स्ट रैंक में कौन से, टॉप 3 बस बताती हूँ क्योंकि सारे याद नहीं रख सकते आप लोग। टॉप 3 फर्स्ट लिखिए फिनलैंड, ऐसा फिनलैंड, ठीक है। सेकंड लिखिए स्वीडन, थर्ड लिखिए डेनमार्क। ये टॉप 3 है, फिनलैंड, स्वीडन एंड डेनमार्क, ठीक है। इंडिया कौन से नंबर में आता है, तो 2025 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया जो है इसका स्कोर रहा है 67,
67 स्कोर रहा है इंडिया का। स्कोर 67, रैंक 99th रैंक, वर्ल्ड में 99th रैंक, पूरी दुनिया में रैंक जो है वो 99 है और स्कोर है आपका 67। इसको अपडेट करना है, ये रिपोर्ट हर साल आती है, ठीक है, ये लास्ट वाली रिपोर्ट है, एग्जाम दोगे तो रिपोर्ट चेंज होगी, ठीक है, तो अपडेट लिख लिए रहना बगल में ताकि आपको याद रहे। 99th रैंक है पूरी दुनिया में और 67 इंडिया का स्कोर है, ठीक है, तो 67 स्कोर के साथ वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? फ्रंट रनर कैटेगरी में। तो भारत जो है वो फ्रंट रनर कैटेगरी में है। ये एसडीजी रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग है, ठीक है, 26 की रिपोर्ट आएगी, अपडेट करिएगा, 27 की रिपोर्ट अपडेट करिएगा, इस तरीके से आप अपडेट कर लेना, ठीक है, हर साल ये रिपोर्ट आती है। पहली बार भारत जो है वो 2025 की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत जो है वो पहली बार टॉप 100 कैटेगरी में है, 99th में है तो टॉप 100 कैटेगरी में पहली बार आया भारत, ठीक है, ये याद रखना। स्कोर 67 है, रैंक 99th है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, और स्कोर 67 है इसीलिए ये फ्रंट रनर कैटेगरी में, ठीक है। छत्तीसगढ़ कौन सी कैटेगरी में है? तो छत्तीसगढ़ भी फ्रंट रनर कैटेगरी में है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का भी लिख लो। अच्छा, भारत में ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? एसडीजी की मॉनिटरिंग कौन करता है भाई? ये रैंकिंग कोई तो देता होगा। नीति आयोग जो है ये भारत पे क्या करता है? ये रिपोर्ट जारी करता है। कौन सी रिपोर्ट? एसडीजी की मॉनिटरिंग करता है, यानी कि इस पर निगरानी रखता है और रिपोर्ट जारी करता है। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग क्या है फुल फॉर्म? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। लिख लो ये, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कब बना है? 2015 में फॉर्म हुआ है। किसको हटाकर इसको बनाया गया? प्लानिंग कमीशन। योजना आयोग, योजना आयोग कब बना था? 1950 में। 1950 में पहले योजना आयोग काम करता था, प्लानिंग कमीशन काम करता था। इस प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया और 2015 में नीति आयोग का निर्माण किया गया, ठीक है। अच्छा, नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। जो भी देश का प्रधानमंत्री होगा वो नीति आयोग का क्या होगा? चेयरमैन होगा, ठीक है। वाइस चेयरमैन कौन है? सुमन बेरी, ठीक है। ये भी अपडेट कर लेना, चेंज होते रहते हैं। सुमन बेरी ऐसा। ये वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चेयरमैन है। सीईओ, सीईओ, हाँ, प्राइम मिनिस्टर तो चेयरपर्सन है, चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर, वाइस चेयरमैन अभी है सुमन बेरी। सीईओ कौन है? प्रीलिम्स में पूछता है ये क्वेश्चन, हाँ, BVR सुब्रमण्यम ऐसा। BV सुब्रमण्यम स्वामी नहीं है, BVR सुब्रमण्यम अलग है। ये आपके क्या हैं? सीईओ हैं करंट, बट ये भी चेंज होते रहते हैं, इन लोगों का कार्यकाल रहता है, तो आप इसको अपडेट कर लेना, ठीक है। अभी फिलहाल रिसेंट में याद रखो, करंट में जब भी चेंज होगा तो आप लोग इसको बदल देंगे, ठीक है। अपडेट लिख लिए रहो तो याद रहेगा। फंक्शन क्या है? एक एक लाइन में लिख लेते हैं। फंक्शन क्या है नीति आयोग के? कार्य क्या है नीति आयोग के? तो फर्स्ट लिखो,
पॉलिसी फॉर्मेशन, पॉलिसी फॉर्मेशन, नीति निर्माण, यानी कि सरकार जो नीतियां बनाती है, पॉलिसीज बनाती है, उनमें सरकार को हेल्प करता है कौन? नीति आयोग। सेकंड लिखो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी कि सरकार व राज्यों के बीच सामंतवाद, केंद्र और राज्यों के बीच लिखो, केंद्र और राज्यों के बीच सामंतवाद। थर्ड लिखो एसडीजी मॉनिटरिंग, एसडीजी पर निगरानी। फोर्थ लिखो इनोवेशन प्रमोशन, नवाचार में वृद्धि। जैसे कि एक कमीशन बना है, मिशन बना है अटल इनोवेशन मिशन, तो वो लाया कौन है? नीति आयोग, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है। फिफ्थ लिखो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी फॉर डेवलपमेंट, विकास हेतु दीर्घकालिक योजना। ये सब कुछ फंक्शंस हैं नीति आयोग के, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, वो ये पढ़ते पढ़ते थोड़ा मैंने बता दिया, वैसे ये शायद आप लोग इकोनॉमी में पढ़ोगे, है ना, डिटेल से। चलो ठीक है, तो ये आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हुई, एसडीजी, एमडीजी। ठीक है, तो हम लोगों का समझिए कि दो टॉपिक हुए हैं, एक क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग वाला, ओजोन डिप्लेशन हमने उसी के अंदर पढ़ा, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, आज हम लोग उसमें 4 मेजर टॉपिक थे। ठीक है, डिजर्टिफिकेशन बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसको मैं लास्ट में बताऊंगी। ठीक है, हम लोग पहले बड़ा टॉपिक पढ़ लेते हैं, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी सबसे बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी को शुरू करते हैं। बायोडाइवर्सिटी हेडिंग डाल लो आप लोग, जैव विविधता। बायोडाइवर्सिटी पढ़ाने से पहले मैं आप लोग को 2-3 टर्म पूछूंगी, वो आप लोग बताएंगे क्या होता है। जैसे एनवायरनमेंट, एक शब्द होता है इकोसिस्टम, और एक शब्द होता है इकोलॉजी। ठीक है, इसे कहते हैं हिंदी में पर्यावरण, इसे कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र, इसे कहते हैं पारिस्थितिकी। ये 3 टर्म्स हैं जो आप लोग यूज करते रहते हो बार बार। ठीक है, तीनों टर्म्स क्या सेम है? अब लिखा ही मैंने अलग अलग है, तो तुम लोग समझ गए अलग है। तो अलग कैसे है? क्यों नहीं बोल रहे हो इतने कॉन्फिडेंट हो गए? पता तो होगा मतलब। हाँ, क्या बोल रहे हो? किसके बारे में बता रहे हो? पहले ये बताओ, तीनों में से किसके बारे में बता रहे हो तुम लोग? एनवायरनमेंट के बारे में। ठीक है, बताओ अब क्या है एनवायरनमेंट? सराउंडिंग में ठीक है, मतलब आपके चारों ओर का ऐसा सराउंडिंग, यानी कि चारों ओर का ऐसा क्षेत्र या सराउंडिंग जहां पर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म रहते हैं, यानी कि बायोटिक या नहीं बायोटिक। ठीक है, बायोटिक वाली कैटेगरी में क्या क्या आ जाएंगे? हाँ, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि आपके ह्यूमंस आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे, एनिमल्स ही ह्यूमन, ठीक है, प्लांट्स आ जाएंगे। ठीक है, ये सब आपके क्या है? जितने भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, सूक्ष्म जीव हैं, पादप हैं, जंतु है, ये सभी किस में आ जाएंगे? आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नॉन लिविंग की कैटेगरी में क्या आ जाएंगे?
है ना, सॉइल मृदा उस क्षेत्र की, वाटर जल उस क्षेत्र का, ठीक है, हवा एयर, ये सब क्या आ जाएगा आपके नॉन लिविंग बॉडी में आ जाएगा, गैसेस। तो ये सब मिला के क्या कहलाता है, इन्वायरमेंट कहलाता है। यानी कि जैसे मान लो आप लोग यहाँ से बाहर निकलो, बाहर जैसे निकलोगे तो आपको नीचे छोटी छोटी चींटी चलती हुई दिखाई देगी, आसपास में कुत्ते होंगे थोड़े बहुत, बिल्ली होगी, ठीक है, पेड़ आपको दिखाई देंगे अलग अलग टाइप के, हम सब ह्यूमंस दिखाई देंगे, एयर होगा जिसे आप इनहेल कर रहे होगे, ठीक है, सॉइल होगी वहाँ की, ये सब मिला के आप उसे क्या कहोगे, ये एक इन्वायरमेंट है, ये एक पर्यावरण है, ठीक है। और इकोसिस्टम क्या है फिर, तो इकोलॉजी क्या है, इकोसिस्टम क्या है पहले बताओ, एक एक करके बताओ, एक एक करके, हाँ चलो आदर्श। ठीक है, चलो विकास बताओ क्या बोल रहे हो। हम्म 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 गुड, ठीक है। यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग नॉन लिविंग यानी कि आपके जो हमने ह्यूमंस प्लांट्स एनिमल्स की बात की वो लिविंग में आ जाएंगे, माइक्रोब सूक्ष्म जीव ये सब लिविंग में, नॉन लिविंग में आपका सॉइल आ जाएगा, एयर आ जाएगा। इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, अंतर संबंध होता है, उस वो कहाँ होता है, इकोसिस्टम के अंतर्गत होता है। एक ऐसा सिस्टम जहां पर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में इंटरेक्शन होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उस फंक्शनल यूनिट को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। यानी कि जीवित व अजीवित नहीं, जैविक व अजैविक जो पदार्थ हैं या जीव हैं उनके बीच में अंतर संबंध को ही हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। यहां पर क्या था, एक सराउंडिंग था जहां ये सब क्या कह रहे थे, निवास कर रहे थे, रह रहे थे। और जब इंटरेक्शन करते हैं तो वो किसके अंतर्गत करते हैं, एक इकोसिस्टम के अंतर्गत करते हैं। जैसे मान लो आप घूमने के लिए पार्क जाओगे, अनुपम गार्डन पास में है, ठीक है, वहां पर आपने देखा घास है छोटे छोटे, ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं, आप जा रहे हो, बहुत सारे वहां पे मान लो चिड़िया वगैरह है, कबूतर है, ठीक है, वहां पे हवा वगैरह चल रही है जिसे आप इनहेल कर रहे हो, तो आप हवा को इनहेल कर रहे हो, यानी कि नॉन लिविंग थिंग के साथ में लिविंग थिंग क्या कर रहा है, इंटरैक्ट कर रहा है, आपका कुछ ना कुछ अंतर संबंध है कि नहीं है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, वहां पर मान लो कोई फ्रूट्स लगे, आप फ्रूट को खा रहे हो, अपनी भूख मिटा रहे हो, तो फ्रूट एक क्या है, लिविंग थिंग, आप भी एक दूसरे लिविंग थिंग हो, तो दो लिविंग थिंग आपस में क्या कर रहे हैं, अंतर संबंध स्थापित कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो वो एक पूरा गार्डन क्या हो जाएगा, इकोसिस्टम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इकोसिस्टम एक ऐसा फंक्शनल यूनिट होगा जहां पर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग आपस में इंटर रिलेशन शेयर करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, ठीक है। और इसी इंटरैक्शन की जब हम लोग स्टडी करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, इकोलॉजी कहलाएगा, ठीक है। लॉजी मतलब स्टडी, ठीक है। इसी इकोसिस्टम की जब आप स्टडी करोगे, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के इंटरेक्शन की स्टडी करोगे कि ये किस प्रकार आपस में इंटरेक्ट करते हैं, वही क्या कहलाएगा, इकोलॉजी कहलाएगा। तो ये तीनों टर्म्स अलग अलग हैं, ठीक है। जनरली हम लोग एक साथ यूज कर देते हैं, खास करके इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट, इन दोनों शब्दों को आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है। ये सब आपस में अलग अलग है। आई बात समझ में, यहां तक क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। जैसे तीनों को एक एग्जाम्पल में अगर हम समझे, मान लीजिए आप किसी जंगल में गए हो, ठीक है, तो जंगल के आसपास आप मतलब आप जहां पर निवास कर रहे हो वहां से आप जंगल में गए, तो वो पूरा क्षेत्र क्या है, इन्वायरमेंट है। एक प्रॉपर जंगल में गए तो उस जंगल के अंदर जितने पेड़ पौधे जंतु हैं सब, और वो जंगल क्या है, एक इकोसिस्टम है। और जब आप उस जंगल की स्टडी करोगे कि जंगल में कौन कौन से जीव रहते हैं, कौन कौन से पेड़ पौधे रहते हैं, वो क्या कहलाएगा, आपका इकोलॉजी, ठीक है। तो ये तीनों एक दूसरे से अलग है। एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो इकोसिस्टम का एग्जाम्पल, इन्वायरमेंट का एग्जाम्पल क्या होगा,
इन्वायरमेंट का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इन्वायरमेंट का एग्जाम्पल पूरा का पूरा क्षेत्र हो जाएगा, जिस क्षेत्र को आप देख रहे हो, जिस क्षेत्र में आप निवास कर रहे हो, और उस क्षेत्र के अंदर आने वाले सारे कंपोनेंट, जैसे कि आपके वाटर हो जाएगा, एयर हो जाएगा, सॉइल हो जाएगा, ठीक है, वहां का टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब आपके इन्वायरमेंट में आ जाएंगे, ठीक है। इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इकोसिस्टम के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? फॉरेस्ट का इकोसिस्टम होगा, पॉन्ड का इकोसिस्टम होगा, मराइन इकोसिस्टम होगा, रिवर का इकोसिस्टम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इकोसिस्टम, इकोलॉजी के, अच्छा इकोलॉजी तो स्टडी है, ठीक है। देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा इनके बारे में फैक्ट। ये शब्द कहाँ से आए हैं? तो इन्वायरमेंट शब्द कहाँ से आया है? इन्वायरनर शब्द से आया है, फ्रेंच वर्ड है ये इन्वायरनर शब्द से ही इन्वायरमेंट आया है, जो कि एक फ्रेंच शब्द है। और इस इन्वायरनर शब्द का हिंदी में मतलब क्या होता है? चारों ओर से घेरना, सराउंडिंग, टू सराउंड, ऐसा लिखना, चारों ओर घेरना, टू सराउंड, इस इन्वायरनर वर्ड का मतलब है। और ये वर्ड आया है एक फ्रेंच वर्ड से, ठीक है। अब इस शब्द को पहली बार किसने दिया, इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं है, ठीक है, लेकिन इस शब्द को पॉपुलर बनाने के पीछे जो हाथ है वो जाता है हर्बर्ट स्पेंसर को। लिखिए नाम, ये हर्बर्ट स्पेंसर। इन्होंने किताबें लिखी और अपनी किताबों में इन्वायरमेंट शब्द का बार बार प्रयोग किया पर्यावरण के लिए, तब से ये शब्द जो है वो प्रचलन में आया, हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, ये एक इकोलॉजी साइंटिस्ट थे, ठीक है, इकोलॉजिस्ट थे बोल सकते हैं। अब इकोलॉजी शब्द कहाँ से आया? तो इकोलॉजी शब्द जो है ये दो शब्द से मिलकर बना है, एक है आपका ओइकोस प्लस ओइकोस एंड लोगोस, ग्रीक वर्ड है ये, ओइकोस एंड लोगोस, यहां से आया है इकोलॉजी। ओइकोस शब्द का मतलब होता है हैबिटेट, यानी कि आवास, और लोगोस शब्द का मतलब होता है स्टडी, यानी कि अध्ययन। अगर जीवों के हैबिटेट का, उनके आवास का अध्ययन किया जाता है तो उसी को कहा जाता है इकोलॉजी, ठीक है। इकोलॉजी शब्द पहली बार किसने दिया? तो लिखे, ये लिख लिए होगे ना, पेज चेंज कर दूं? अर्नेस्ट हैक्ल ने 1866 में, अर्नेस्ट हैक्ल ने 1866 में ये वर्ड जो है वो कॉइन किया, पहली बार यूज किया। (1866) में। इकोसिस्टम शब्द कहां से आया है ये भी लिखिए। इकोसिस्टम, A.G. टॉन्सले, ऐसा A.G. टॉन्सले दिया था 1935 में। इकोसिस्टम शब्द, ये नाम याद रखिएगा, 2-2 नंबर में परिभाषा अगर आए तो आप लोग ये लिखेंगे, ठीक है। 35। डेफिनेशन लिखना एक एक लाइन में लिख लो। इन्वायरमेंट का लिखो सबसे पहले। इन्वायरमेंट इज द सम ऑफ, environment is the sum of all living
and non-living or living and non-living surroundings that affect an organism, that affect an organism. इसके एग्जाम्पल में लिख लो, एयर, वाटर, टेम्परेचर, बोल रही हूँ हिंदी में, एयर, वाटर, टेम्परेचर, एनिमल, प्लांट्स, माइक्रोब्स, ये सब किसी जीव को प्रभावित करने वाले सभी, किसी जीव को प्रभावित करने वाले सभी जैविक तथा अजैविक परिवेश को, जैविक तथा अजैविक परिवेश को पर्यावरण कहते हैं। किसी जीव को प्रभावित करने वाले सभी जैविक एवं अजैविक परिवेश को पर्यावरण कहते हैं। उदाहरण में लिख लेना, हवा, जल, तापमान, मृदा, जलवायु, पेड़ पौधे, जंतु सभी। नेक्स्ट लिख ले इकोलॉजी। इकोलॉजी इज the scientific study of, ecology is the scientific study of interaction and interrelation between, interaction and interrelation between living and non-living things and their environment, living and non-living things and their environment। हिंदी में लिखिए, जैविक तथा अजैविक वस्तुओं और फैक्टर्स, लिख लो, घटक लिख लो, जैविक तथा अजैविक घटकों और उनके पर्यावरण के बीच, पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों एवं अंतरक्रिया, अंतर संबंधों एवं अंतरक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन ही पारिस्थितिकी कहलाता है, का वैज्ञानिक अध्ययन ही पारिस्थितिकी कहलाता है। नेक्स्ट लिखिए इकोसिस्टम। एन इकोसिस्टम इज अ फंक्शनल यूनिट, एन इकोसिस्टम इज अ फंक्शनल यूनिट वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म interact with each other and with non-living environment, and with non-living environment। इसके एग्जाम्पल लिख लेना, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, माउंटेन इकोसिस्टम, मराइन इकोसिस्टम। ऐसा वह क्रियात्मक तंत्र, वह क्रियात्मक तंत्र जिसमें जीवित जीव आपस में तथा जीवित जीव आपस में तथा अपने अजैविक पर्यावरण के साथ, अपने अजैविक पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करते हैं, वह तंत्र पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र कहलाता है। परितंत्र भी सेम वर्ड है ना। वह तंत्र पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र कहलाता है। ठीक है,
इसमें हम लोग इन्वायरमेंट को छोड़ के इकोलॉजी और इकोसिस्टम के कुछ टाइप्स देख लेते हैं, ठीक है। इकोलॉजी के टाइप्स लिखे पहले, टाइप्स ऑफ इकोलॉजी। सबसे पहले डालो ऑट इकोलॉजी। हिंदी में लिखिएगा स्वपारिस्थितिकी। सेकंड डालिएगा सिंग इकोलॉजी, पर पारिस्थितिकी। ये दो टाइप होते हैं इकोलॉजी के, ऑट इकोलॉजी एंड सिंग इकोलॉजी। दो टाइप होते हैं, स्वपारिस्थितिकी और पर पारिस्थितिकी। दो प्रकार होते हैं इकोलॉजी के। अब ये क्या होता है समझते हैं। ऑट इकोलॉजी शब्द का ये मतलब होता है कि जब, अब इकोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ इकोसिस्टम या स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच के अंतर संबंध की का अध्ययन ही क्या इकोलॉजी है। तो मतलब बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, इकोलॉजी में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑट इकोलॉजी हम उस ब्रांच को कहेंगे जब हम किसी सिंगल स्पीसीज यानी कि एक प्रजाति और सिंगल एनिमल और प्लांट और एनी लिविंग बॉडी, अगर इसकी स्टडी करें, एक सिंगल प्रजाति या केवल एक जंतु, एक पादप, ठीक है, या फिर एक किसी लिविंग तंत्र की यानी कि जैविक तंत्र की अगर हम स्टडी करें तो वो कहलाएगा ऑट इकोलॉजी। जैसे कि एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, एक इकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, आप इकोलॉजी की पढ़ाई करते हैं, आप स्टडी करते हैं। अब आप लोग आसपास में कौन सा है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मान लो 12वां पारा गया, ठीक है। 12वां पारा में आपको कोई भी जानवर मिला, जैसे वन भैंसा मिल गया, मान लो एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आपने क्या किया, वन भैंसे की प्रजाति की क्या की, स्टडी की, बहुत डीप स्टडी की, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप घूमने के शौकीन है, आप चले गए राजस्थान, राजस्थान चले गए। अब राजस्थान में क्या है, ऊंट है, कैमल, ठीक है। वो कहाँ रहता है, डेजर्ट में, ठीक है, रेगिस्तान में रहता है। तो आपके दिमाग में ये आया कि भाई हम रेगिस्तान में इतने दिन सरवाइव नहीं कर पाएंगे, जैसे ऊंट रहता है, ठीक है। तो ऊंट की ऐसी क्या खासियत है, ऊंट कैसे रह लेता है, इतने इतने दिन पानी नहीं पीता है, कंटिन्यू चलते रहता है, इतनी तेज धूप तेज गर्मी होती है, ऊंट के शरीर में ऐसी क्या खासियत होगी कि वो ऐसे इस टाइप के इन्वायरमेंट में भी क्या कर लेता है, सस्टेन करता है, ठीक है। ये आपके दिमाग में सवाल आया, आप एक इकोलॉजिस्ट हैं और आपने स्टडी करनी चालू की। तब आपको क्या पता चला कि ऊंट की बॉडी में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे क्या कहते हैं, हम्प कहते हैं, कुबड़ होता है ऐसा, ठीक है। तो आपने स्टडी की तो आपको पता चला कि उस हम्प में क्या स्टोर्ड होता है, फैट, हाँ फैट होता है, ठीक है। फैट अगर पूरी बॉडी में स्टोर रहेगा तो क्या हो जाएगा, बॉडी गर्म हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। लेकिन फैट एक हम्प में सिर्फ स्टोर होता है, यानी कि वसा जो है वो स्टोर होता है, इसीलिए उसकी बॉडी कैसी रहती है, नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, इतनी गर्मी में भी बॉडी गर्म नहीं होती। और बहुत सारा फैट उसके हम्प में स्टोर रहता है, यानी कि उसके कुबड़ में स्टोर रहता है। जब उसको बहुत लंबे समय तक खाना नहीं मिलता, लंबे समय तक पानी नहीं मिलता, तो यही फैट क्या होने लगता है, एनर्जी में चेंज होने लगता है, और साथ में कुछ मात्रा में मेटाबॉलिक वाटर भी क्रिएट करता है, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। मेटाबॉलिक वाटर भी उसको देते जाता है, तो उसको वाटर भी मिलते जाता है और साथ में एनर्जी भी मिलते जाती है बिना खाए। तो ये आपने स्टडी की, ठीक है। इसके अलावा ऊंट के नाक, उसके नॉस्ट्रल्स कैसे होते हैं, वो क्लोज टाइप के होते हैं, बंद होते हैं, ऐसे बीच में ऐसा चीरा टाइप का उसके स्ट्रक्चर को देखना। आप आज तुम लोग ऊंट की अच्छे से पिक्चर देखना, ऐसे जूम कर करके, ठीक है। तो वो क्या करता है, उसके नाक को ऐसा थोड़ा क्लोज रखता है, नॉस्ट्रल्स उसके थोड़े क्लोज होते हैं, ठीक है, जो कि रेत वगैरह घुसने के लिए उसको प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं उसको,
ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी वगैरह चलती है तो रेत वगैरह इसमें एंटर नहीं करते। उसके जो ये आई लैशेस है ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े। ठीक है, ये आई लैशेस भी किससे बचाते हैं? रेत से उसको बचाते हैं। रेत की जब आंधी आती है तो आंखों में घुसने से उसको प्रिवेंट करते हैं। इसके अलावा उसके ये जो मुंह है, उसके जो लिप्स हैं ये बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, जो कटीली पत्तियां हैं, झाड़ियां हैं जो रेगिस्तान में मिलती हैं उनको खा सके और उसको चोट भी ना लगे। पैर इतने लंबे होते हैं, क्यों ऐसा होता है? ताकि रेत में जो हीट है वो उसको क्या ना कर सके, उसकी बॉडी तक पहुंच ना सके ईजिली। उसके जो पैर होते हैं नीचे के तलवे वो पैडेड होते हैं, कुशन जैसे होते हैं, पैडेड होते हैं ताकि वो रेत में धंसे ना। तो उसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर किसके अकॉर्डिंग है? बिल्कुल रेगिस्तान में रहने के लिए। ठीक है, उसने क्या कर लिया है, वो अडॉप्ट कर लिया है। अडेप्टेशन कहते हैं इसे, अनुकूलन कहते हैं इसे। ठीक है, पर्यावरणीय अनुकूलन, इकोलॉजिकल अडेप्टेशन। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ऊंट है। अब आपने क्या किया, इसकी पूरी स्टडी की, उसके बॉडी के एक एक पार्ट की स्टडी की, सिर्फ ऊंट के। तो आपने क्या किया, ऊंट की प्रजाति की स्टडी की, ऊंट की स्टडी की। तो आप इस इकोलॉजी के ब्रांच के किस कैटेगरी की स्टडी कर रहे हो, मतलब किस कैटेगरी के अंतर्गत आ रहे हो? ऑट इकोलॉजी के अंतर्गत। आपने किसी सिंगल स्पीसीज, मान लीजिए शेर की प्रजाति, टाइगर की, बाघ की प्रजाति की स्टडी की, तब भी क्या कहलाएगा ये? ऑट इकोलॉजी। किसी एक सिंगल बाघ की स्टडी की तो वो भी क्या कहलाएगा? ऑट इकोलॉजी। आम के पेड़ की स्टडी की कि आम के पेड़ की कितनी प्रजातियां होती हैं, दशहरी आम कैसा होता है, किसमें ज़्यादा पल्प होता है, किस कौन सा ज़्यादा मीठा होता है, कौन सा ज़्यादा लाल होता है, किसमें ज़्यादा जूस होता है। ठीक है, ये सारी स्टडी की तो वो क्या कहलाएगा? ऑट इकोलॉजी। समझ रहे हो ना? किसी सिंगल स्पीसीज, एक प्रजाति, एक जानवर, एक पादप या फिर एक किसी लिविंग बॉडी की जब आप स्टडी करते हो तो वो कहलाता है क्या? ऑट इकोलॉजी, स्व पारिस्थितिकी। ये क्लियर हुआ आप? पक्का सबको ना? ठीक है, फिर दूसरा आपका है सिंकोलॉजी। ठीक है, सिंकोलॉजी में क्या होता है? तो सिंकोलॉजी आप पर पारिस्थितिकी उसे कहेंगे जब आप पूरी एक कम्युनिटी के या फिर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे। ठीक है, स्टडी ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि जब आप पूरी एक कम्युनिटी की स्टडी करेंगे। कम्युनिटी शब्द का क्या मतलब है? ट्रांसलेशन नहीं पूछ रही हूं, समुदाय है। ठीक है, क्या मतलब समझते हो आप कम्युनिटी से? हाँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए स्पीसीज शब्द कहा, स्पीशीज शब्द का क्या मतलब होता है? प्रजाति शब्द का क्या मतलब होता है? ठीक है, इनके अगर जेनेटिक फीचर समान हो, ठीक है, अगर इनका फिजिकल स्ट्रक्चर समान हो, ठीक है, तब हम इसे क्या कहेंगे? एक स्पीसीज कहेंगे, समान प्रजाति के कहेंगे। और साथ में स्पीसीज होने के लिए एक बहुत बड़ी कंडीशन ये होती है कि अगर सेम ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, सेम ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे ह्यूमन के साथ, अगर कैट के साथ, डॉग के साथ अगर वो क्या करते हैं, सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं, ठीक है, तब उनसे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, यानी कि उनसे बनने वाली जो संतान है वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए फर्टाइल, स्टेरॉइल नहीं होना चाहिए, फर्टाइल होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए ह्यूमंस क्या करते हैं, आपस में सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं और उनसे जो संतान उत्पन्न होती है वो भी आगे चल के संतान उत्पन्न करने के लिए क्या होता है? एलिजिबल होता है, कैपेबल होता है। ठीक है, तो वो ह्यूमंस क्या है? एक स्पीसीज है, प्रजाति है। कैट आपस में रिलेशन बनाकर नए कैट पैदा कर सकते हैं और वो नया कैट भी क्या कर सकता है? आगे चल के अपने जनरेशन को आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, तो ये सब क्या होंगे? स्पीसीज कहलाएंगे, प्रजाति कहलाएंगे। तो प्रजाति होने के लिए दो ये कंडीशन है कि सेम ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आपस में रिलेशन बनाकर एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करें, यानी कि जो ऑफस्प्रिंग पैदा हो वो आगे चल के उस जनरेशन को आगे बढ़ा सके। तभी हम उस वो जो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है उसे हम क्या कहेंगे? प्रजाति कहेंगे, स्पीसीज कहेंगे। ठीक है,
जैसे कि म्यूल, म्यूल जानते हो क्या होता है? ये हिंदी में से कहते हैं खच्चर। ठीक है, खच्चर कैसे बनता है? ये एक, हाँ, घोड़े और गधे से। ठीक है, ठीक है। मेल फीमेल कौन होता है? हॉर्स मेल होते हैं, हॉर्स फीमेल होती है और मेल डोंकी होता है। ठीक है, मेल डोंकी और हॉर्स फीमेल हॉर्स से मिलकर हाइब्रिड फॉर्म किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? म्यूल कहते हैं, यानी कि खच्चर कहते हैं। तो ये खच्चर जो होता है ना, ये आगे चल के नया खच्चर नहीं बना सकता, खच्चर पैदा नहीं कर सकता ये। ठीक है, तो इसीलिए खच्चर को स्पीसीज कहा जाएगा क्या? नहीं, खच्चर नाम की कोई प्रजाति दुनिया में नहीं होती, खच्चर की कोई प्रजाति ही नहीं होती, क्योंकि खच्चर खुद क्या है? एक हाइब्रिड प्रोडक्ट है। ठीक है, ये आगे चल के एक म्यूल और म्यूल की शादी हो गई तो म्यूल और म्यूल नए बच्चे, नया म्यूल पैदा नहीं कर सकते। आपको अगर म्यूल चाहिए तो आपको क्या करना होगा? मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स के बीच में क्रॉस ब्रीडिंग करानी पड़ेगी, तब जाके ही नया म्यूल क्या हो सकता है? पैदा हो सकता है। म्यूल और म्यूल आपस में म्यूल पैदा नहीं कर सकते, ऑफस्प्रिंग, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा नहीं होता। तो म्यूल क्या है? म्यूल क्या है? स्पीसीज है? नहीं है। तो स्पीसीज होने के लिए यही कंडीशन है कि आपको क्या करना होगा, यानी कि सेम ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होने चाहिए, जरूरी है। जेनेटिक फीचर उनके समान होने चाहिए, बहुत जरूरी है, यानी कि अनुवांशिक लक्षण उनके बिल्कुल समान होने चाहिए आपस में। और जरूरी है कि वो क्या कर सके? क्रॉस ब्रीडिंग करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करें, तभी आप उसे क्या कहेंगे? स्पीसीज कहेंगे। तो हॉर्स को हम स्पीसीज कहेंगे, डोंकी को स्पीसीज कहेंगे, लेकिन म्यूल जो है वो स्पीसीज में काउंट नहीं किया जाता, खच्चर जो है वो प्रजाति में काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे वैसे हम लोग? अंदर घुस गए ज्यादा। हाँ, कम्युनिटी बता रही थी मैं आप लोगों को। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एक कम्युनिटी है ह्यूमंस की, सॉरी स्पीसीज है ह्यूमंस की। दूसरा, कैट की बहुत सारी स्पीसीज हैं, बहुत सारी प्रजातियां, अलग अलग टाइप की कैट, पर्शियन कैट है। ठीक है, आप लोगों के घर में जो आती है डोमेस्टिक कैट है, बहुत सारी कैट है। थर्ड जो है आपका डॉग की प्रजाति है, डॉग की भी बहुत सारी अलग अलग प्रजाति है। उन सब प्रजातियों को हम एक साथ मिलाकर डॉग कह रहे हैं, कैट कह रहे हैं, ह्यूमन कह रहे हैं, बटरफ्लाईज हैं बहुत सारे। ठीक है, अब मान लीजिए कि ऐसा एक क्षेत्र जहां पर ह्यूमन की भी बहुत सारी मतलब ह्यूमन एक स्पीसीज है, ठीक है, डॉग एक स्पीसीज है, कैट एक स्पीसीज है, बटरफ्लाई एक स्पीसीज है। तो इन सबको एक साथ जब मिला दे तो हम इसे क्या कहेंगे? कम्युनिटी कहेंगे। ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इज कॉल्ड कम्युनिटी, समुदाय। समुदाय का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, यानी कि अलग अलग प्रजातियों का समूह ही क्या कहलाता है? समुदाय कहलाता है। भाई अगर ह्यूमंस का ग्रुप होगा तो इसे तो हम स्पीसीज कहेंगे ना, समुदाय थोड़ी ना कहेंगे। ठीक है, कैट का बहुत सारा एक झुंड इकट्ठा हो गया तो उसे हम क्या कहेंगे? ये कैट की स्पीसीज है, कैट की कम्युनिटी नहीं कहेंगे, कैट की क्या कहेंगे? स्पीसीज कहेंगे। ठीक है, बटरफ्लाई की स्पीसीज कहेंगे। लेकिन जब ये एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे तो हम इन सबको क्या कहेंगे? कम्युनिटी कहेंगे, समुदाय कहेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग किसी समुदाय की स्टडी करते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ स्पीसीज की स्टडी करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? सिंकोलॉजी कहलाता है, यानी कि पर पारिस्थितिकी कहलाता है। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना, ग्रुप ऑफ स्पीसीज की स्टडी करना या कम्युनिटी की स्टडी करना ही क्या कहलाता है? सिंकोलॉजी कहलाता है। जीवों के समूह की, प्रजातियों के समूह की तथा समुदाय का अध्ययन ही क्या कहलाता है? पर पारिस्थितिकी कहलाता है। तो जब इंडिविजुअल की स्टडी करें, एक सिंगल स्पीसीज की स्टडी करें, तो वो क्या कहलाएगा? ऑर्टिकोलॉजी। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म की स्टडी करें या ग्रुप ऑफ स्पीसीज की स्टडी करें या कम्युनिटी की स्टडी करें तो वो क्या कहलाएगा? सिंकोलॉजी। तो ये दो ब्रांचेस हैं किसके? इकोलॉजी के। आप लोगों को ये याद रखना है। ये आया समझ में ना? पक्का? ठीक है, एग्जाम्पल्स में लिख लो, ऑर्टिकोलॉजी में लिख लो टाइगर की स्टडी ऑफ टाइगर, ठीक है, इस तरीके से स्टडी ऑफ ह्यूमंस, ये क्या कहलाएगा आपका? ऑर्टिकोलॉजी, स्वपारिस्थितिकी। सिंकोलॉजी में लिख लो
फॉरेस्ट कम्युनिटी, स्टडी ऑफ फॉरेस्ट कम्युनिटी, हिंदी में लिखिएगा जंगल समुदाय का अध्ययन या वन समुदाय, सॉरी वन समुदाय का अध्ययन। पॉन्ड कम्युनिटी, स्टडी ऑफ पॉन्ड कम्युनिटी, सरोवर समुदाय का अध्ययन। ठीक है, ये आपका क्या है, सिंकोलॉजी है, सिंकोलॉजी के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, और इकोलॉजी और सिंकोलॉजी समझ में आया ना? ठीक है, तो ये आपके इकोलॉजी के दो ब्रांचेस हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट डालो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के मेनली दो टाइप होते हैं। ठीक है, पहला डालिए नेचुरल इकोसिस्टम, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र। और दूसरा डालिए आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, तो ये जो नेचुरल इकोसिस्टम है, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है, इसका मतलब ऐसा पारिस्थितिक तंत्र, ऐसा इकोसिस्टम जिसका निर्माण क्या हुआ है, नेचुरली हुआ है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त है हमको। ठीक है, नेचर ने हमको क्या किया है, वो दिया है। इस इकोसिस्टम को हम क्या कहेंगे, नेचुरल इकोसिस्टम कहेंगे। नेचुरल इकोसिस्टम के और भी टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ठीक है, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, इसके नेचुरल्स के एग्जाम्पल्स लिख लीजिए। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, नेचुरल का। टेरेस्ट्रियल, ठीक है, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। अब टेरेस्ट्रियल में क्या क्या आ जाएगा, इस टेरेस्ट्रियल के अंदर और क्या क्या आ जाएगा, फॉरेस्ट। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल के अंदर लिखिए वन का पारिस्थितिक तंत्र, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, घास भूमि पारिस्थितिक तंत्र। टेरेस्ट्रियल का लिख रही हूं इस पेज में। ठीक है, यहां तक लिखे ना। देखो बेसिकली टाइप कितने हैं इकोसिस्टम के, दो, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में बाद में बताऊंगी, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं नेचुरल। नेचुरल के अंदर भी एक आ गया टेरेस्ट्रियल, यानी कि स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। अब स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र को और खोल दो, तो अंदर सबसे पहले लिखिए फॉरेस्ट, यानी कि वन पारिस्थितिक तंत्र। दूसरा लिखिएगा ग्रासलैंड, घास भूमि पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, और लिखिए डेजर्ट, मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। और क्या आ जाएगा, माउंटेन, ये भी आ जाएगा आपके नेचुरल में, माउंटेन इकोसिस्टम, पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र। तो ये आपके किसके टाइप हो जाएंगे, नेचुरल्स के टाइप हो जाएंगे। और टेरेस्ट्रियल के, अभी हम लोग टेरेस्ट्रियल पार्ट पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट लिखिए टेरेस्ट्रियल के बाद एक होगा एक्वाटिक इकोसिस्टम। ये सब किसका पार्ट है, पूरा नेचुरल का है। ठीक है, नेचुरल में हमने और इसको चेंज किया तो आया हमारा टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक। तो टेरेस्ट्रियल के और ये पार्ट्स होंगे। अब हम लोग देखेंगे एक्वाटिक, यानी कि जलीय पारिस्थितिक तंत्र। बी और ए डाल लो, टेरेस्ट्रियल को ए डाल लो, बी डाल लो इसको एक्वाटिक को। जलीय पारिस्थितिक तंत्र, जलीय में लिखिए और इसके टाइप, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मराइन इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर में क्या क्या आ जाएगा,
पॉन्ड, लेक, रिवर, ये सब आ जाएगा। लेक, पॉन्ड, रिवर, तालाब, झील एवं नदी, ये फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में आएगा। ठीक है। अच्छा, ताजे पानी का पारिस्थितिक तंत्र, हिंदी में लिखिएगा फ्रेश वाटर को ताजे पानी का पारिस्थितिक तंत्र। और फ्रेश वाटर के अंदर एग्जांपल्स लिख लो, पॉन्ड, रिवर, लेक, तालाब, झील व नदी। ताजे पानी का पारिस्थितिक तंत्र में लिखे तालाब, झील, नदी। फिर लिखो मराइन इकोसिस्टम, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र। इसमें तो आपका सी, ओशियन, समुद्र। ठीक है। तो ये आपके हैं नेचुरल इकोसिस्टम। ठीक है। हाँ, वेटलैंड्स, हाँ टेरेस्ट्रियल में आएगा, वेटलैंड इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल में आएगा। आर्द्र भूमि पारिस्थितिक तंत्र, ये भी एक पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक है। वेटलैंड्स हम लोग पढ़ेंगे, डिफरेंट टॉपिक है, उसमें डिटेल करूंगी मैं। सेकंड लिखो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ये तो ठीक है, लिख लो एक्वेरियम। एक्वेरियम को तो एक्वेरियम ही कहते हैं हिंदी में भी ना, लिख लो एक्वेरियम। आ जाएगा, जू लिख लो, चिड़ियाघर। क्रॉप फील्ड लिख लो, खेत, फील्ड, गार्डन, उद्यान। ये सब आपके क्या है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नहीं लिख पाए हो क्या? एक्वेरियम लिखे, ऐसा लिखो, ऐसे लिख लो हिंदी में। ठीक है। खेत लिख लो, खेत भी आपका एक इकोसिस्टम है। उद्यान लिख लो, चिड़ियाघर लिख लो, ये सब आपके आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक है। तो ये आपके इकोसिस्टम का क्लासिफिकेशन है। ये वर्ड समझ गए ना आप लोग? ठीक है। अब पर्यावरण में हम लोग पर्यावरण के घटक के बारे में पढ़ेंगे। पर्यावरण आपका रह गया डिटेल करना, तो पर्यावरण में हम लोग उसके फैक्टर्स या एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, पर्यावरण के घटक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि पर्यावरण के कौन कौन से घटक होते हैं। तो लिखो कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, घटक। फर्स्ट लिखना एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। सेकंड लिखो हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल। थर्ड लिखो लिथोस्फीयर, स्थल मंडल। और फोर्थ लिखो बायोस्फीयर, जैव मंडल। ये चार घटक हैं किसके, इन्वायरमेंट के। ठीक है। इसमें लिथोस्फीयर, स्थल मंडल, यानी कि अर्थ का जो क्रस्ट वाला एरिया है, पूरा पृथ्वी का जो क्रस्ट वाला क्षेत्र है, सतही क्षेत्र है, वो पूरा क्या कहलाता है, लिथोस्फीयर कहलाता है, स्थल मंडल कहलाता है। अब उसमें जो भी वाटर वाला पार्ट है, जितने भी आप ओशन, लेक, ठीक है, जितने भी सी, समुद्र जो भी देख रहे हैं, वो सब क्या है, जल मंडल का हिस्सा है। ठीक है। वायुमंडल मतलब जितनी भी गैस दिखाई दे रही है, जैसे ही आप बाहर मैदान में निकलोगे, वहां पर जो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जो भी गैसेस आपको मिलेंगी, जिसे आप देख तो नहीं पाते हो बट इनहेल करते हो, ठीक है, वो सब क्या कहलाएगा, आपका वायुमंडल कहलाएगा। और अगर इन तीनों को एक साथ मिला दें तो जो क्षेत्र बनता है उसे हम क्या कहते हैं, जैव मंडल, बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है। तो ये सब किसके घटक हैं, इन्वायरमेंट के घटक हैं। ठीक है, इसमें इतना याद रखिएगा आप लोग। चलिए अब हम लोग शुरू करेंगे बायोडाइवर्सिटी, है ना, मतलब बायोडाइवर्सिटी का ही हिस्सा है ये टर्म्स हम लोग बायोडाइवर्सिटी में बार बार यूज करेंगे, इसलिए हमने इसको थोड़ा स्टडी किया। ठीक है। बायोडाइवर्सिटी नेक्स्ट आप लोग शुरू करेंगे। बायोडाइवर्सिटी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो एंड डाइवर्सिटी। ठीक है, आप लोग डिफरेंशिएट कर पाएंगे बायो एंड डाइवर्सिटी।
बायो शब्द का मतलब है लाइफ, जीवन, एंड डाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी, विविधता। ठीक है, तो जो भी जीवन है या जिनमें भी जीवन है उनमें जो वैरायटी है, उनके जो प्रकार हैं, वही क्या कहलाता है? बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। मतलब कि वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, यानी कि पृथ्वी में जो भी लाइफ है, ऐसे जीव जिनमें जीवन है, उनमें जो वैरायटी पाई जाती है, उनमें जो विविधता पाई जाती है, वही क्या कहलाता है? बायोडाइवर्सिटी कहलाता है, जैव विविधता कहलाता है। ठीक है, एक लाइन में यही लिख लो, वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों में विविधता। वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, डेफिनेशन लिखाऊंगी मैं पूरा, अभी ये एक लाइन में ये लिख ले रहा हूँ। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों में विविधता ही क्या है? बायोडाइवर्सिटी है। यानी कि जैसे प्लांट्स है, ठीक है, प्लांट्स एक जीव है, जैविक घटक है, तो प्लांट्स में भी आपको क्या मिल जाएगी? वैरायटी मिल जाएगी, आम का पेड़, इमली का पेड़। ठीक है, अब आम के पेड़ में भी वैरायटी मिल जाएगी। में आम के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है, कलमी आम होता है, दशहरी होता है, सुंदरी होता है, जो भी नाम याद आ रहा है तुम लोग को, इतनी सारी टाइप्स होते हैं। और उसमें भी एक एक जो वैरायटी है, यानी कि दशहरी है तो दशहरे के भी अलग अलग टाइप होते हैं। कई दशहरी थोड़ा सा हरा दिखेगा, अंदर से क्या रहेगा? एकदम पका हुआ रहेगा, मीठा रहेगा। कई दशहरी में गूदे ज़्यादा होंगे, पल्प होगा बहुत सारा, जूसी कम होगा वो। ठीक है, कई दशहरी थोड़ा खट्टा मीठा टेस्ट का होगा, कई एकदम मीठा होगा। तो ऐसी बहुत सारी वैरायटी एक एक अलग वैरायटी में भी मिलती है। सोचो इतनी ज़्यादा डीप डाइवर्सिटी है। ऐसे ही आपका जैसे मान लीजिए हम सब ह्यूमंस हैं, हम सब एक ही स्पीसीज हैं, ठीक है, लेकिन हम में कितनी वैरायटी है? ठीक है, हम सबके फिजिकल फीचर्स अलग अलग हैं। ठीक है, इसके अलावा भी जेनेटिक फीचर्स अलग अलग हैं, आनुवांशिक गुण अलग अलग हैं, आनुवांशिक लक्षण अलग अलग हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आप दो जुड़वे लोगों को भी देखते हो तो उन जुड़वा लोगों में भी आपको बहुत सारे अलग अलग फीचर्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो ऐसे ह्यूमंस में भी क्या है? वैरायटी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, प्लांट्स में, ह्यूमंस में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, दुनिया के सभी जीवों में आपको क्या दिखाई देगी? बहुत सारी वैरायटी दिखाई देगी, विविधताएं दिखाई देगी। यानी कि पृथ्वी पर रहने वाले जितने जीव हैं उनमें जो वैरायटी है उसी को हम क्या कहने वाले हैं? जैव विविधता। और उसी की हम क्या करने वाले हैं? स्टडी करने वाले हैं, जैव विविधता शब्द। तो लिखिए, जैव विविधता शब्द सबसे पहले किसने कॉइन किया? बायोडाइवर्सिटी वर्ड इज कॉइन्ड बाय वॉल्टर जी रोजन। शब्द दिया सबसे पहले वॉल्टर जी रोजन ने। यह आया हुआ प्रश्न है सीजीपीएससी प्री में 1985। वॉल्टर जी रोजन, इन्होंने सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी वर्ड का यूज किया। ठीक है, इस शब्द का यूज किया। कहाँ यूज हुआ पहली बार? तो लिखिए, नेशनल फोरम ऑन बायोडाइवर्सिटी। एक फोरम का निर्माण किया गया था बायोडाइवर्सिटी के लिए, जिसका नाम है नेशनल फोरम ऑन बायोडाइवर्सिटी। नाइनटीन 1985 में ये फोरम फॉर्म किया गया था। ठीक है, इस फोरम में ही पहली बार बायोडाइवर्सिटी का शब्द यूज किसने किया था? वॉल्टर जी रोजन ने किया था। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, और इसके बाद ये शब्द जो है वो पूरी दुनिया में पॉपुलर करने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो वो नाम लिखिए। पॉपुलर कब हुआ? तो एडवर्ड ओ विल्सन, ये लिखिएगा, एडवर्ड ओ विल्सन। इन्होंने पॉपुलर किया बायोडाइवर्सिटी शब्द को, क्योंकि इन्होंने बायोडाइवर्सिटी नाम की बुक लिखी और उनकी बुक से ही क्या हुआ? ये वर्ड जो है वो पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गया। बायोडाइवर्सिटी बुक किसने लिखी? एडवर्ड ओ विल्सन ने। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी शब्द को कॉइन किसने किया, यानी कि शब्द लेकर कौन आए? वॉल्टर जी रोजन। वॉल्टर जी रोजन ने बायोडाइवर्सिटी शब्द का यूज सबसे पहले कहाँ किया था? नेशनल फोरम ऑन बायोडाइवर्सिटी में। कब किया था? 1985 में। हुआ याद?
नहीं हुआ है? चलो एक बार जो जितने भी हमने पुराने नाम पढ़े ना वो सब एक बार अभी याद करो। अभी मैं पूछूंगी तुम लोग से, अभी 5 मिनट में। अभी पुराने मतलब अभी की क्लास में जो अभी नाम बताई मैं, क्या क्या बताई थी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी शब्द किसने कॉइन किया, ये सब पूरा। चलो यहां तक हुआ, याद हो गई चीजें। डेफिनेशन एक लाइन में लिख लो बायोडाइवर्सिटी का। बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी of living organism, variety and variability of living organism and the ecological complexes. Biodiversity is the variety and variability of living organism and the ecological complexes in which they occur. In which they occur. हिंदी में लिखिए, जीवित जीवों तथा उनके पारिस्थितिक तंत्रों में, जीवित जीवों तथा उनके पारिस्थितिक तंत्रों में पाई जाने वाली विविधताओं को जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को हम लोग कितने पार्ट्स में पढ़ेंगे? तो सबसे पहले डेफिनेशन, डेफिनेशन देख लिया हमने, ठीक है। इसके बाद यानी परिभाषा, परिभाषा के बाद हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी के, इसे ही हम लेवल कहते हैं। बातें नहीं करो, क्लास से भगा दूंगी। स्तर कहते हैं जैव विविधता का, ठीक है, लेवल्स पढ़ेंगे। इसके बाद मैं बताऊंगी आप लोगों को मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का मापन। इसके बाद डिग्रेडेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता का क्षरण क्यों हो रहा है, ठीक है। इसके बाद फिर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, संरक्षण। और इसी कंजर्वेशन में हम लोग 2 पार्ट्स पढ़ेंगे, इन सिटू एंड एक्स सिटू। इन सिटू के अंतर्गत ही मैं आप लोगों को बताऊंगी नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व एरिया, कम्युनिटी रिजर्व, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन रिजर्व। हिंदी में इसको लिखिए अंतर स्थान, स्वस्थानीय, और इसको बाह्य स्थानीय। इन सिटू को स्वस्थानीय लिखिए, एक्स सिटू को बाह्य स्थानीय, ठीक है। इन सिटू में हम लोग राष्ट्रीय पार्क पढ़ेंगे, राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्यजीव अभ्यारण्य पढ़ेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व एरिया यानी कि जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र पढ़ेंगे। उसके बाद फिर कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन रिजर्व, इसको कहते हैं सामुदायिक एवं संरक्षित आगार। हिंदी में लिखिए ऐसा। ये कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन रिजर्व, सामुदायिक एवं संरक्षित आगार, ये हम लोग पढ़ेंगे। इसी में मैं हॉटस्पॉट पढ़ाऊंगी। हिंदी में इसको लिखिएगा तप्त स्थल, हॉटस्पॉट ऐसा, तप्त स्थल, हॉटस्पॉट। फिर से बोलना है ये एक बार हिंदी में, हिंदी में बोलना है राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व एरिया को लिखो जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र। उसके बाद यही है सामुदायिक और संरक्षित आगार और तप्त स्थल। इतना सब हम लोग पढ़ेंगे किसके अंदर? इन सिटू कंजर्वेशन।
XC2 में मैं बताऊंगी आप लोगों को XC2 के कौन कौन से टेक्निक है। ये बहुत बड़ा बड़ा नहीं है, छोटा छोटा है, जैसे कि जीन बैंक, स्पर्म बैंक क्या होता है, जीन बैंक क्या होता है, सीड बैंक क्या होता है, क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, ठीक है, बोटेनिकल गार्डन्स क्या होते हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे XC2 कंजर्वेशन के अंतर्गत। ठीक है, इसको भी लिख देती हूँ। हिंदी में यही नाम होगा, क्रायो प्रिजर्वेशन। जीन बैंक, इसको भी जीन बैंक ही कहेंगे। सीड बैंक, बोटेनिकल गार्डन, बोटेनिकल गार्डन को लिखिएगा वानस्पतिक उद्यान। इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग XC2 कंजर्वेशन में। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन, टाइप्स, जिसे हम लेवल कहते हैं, एक्चुअल में लेवल होता है बट कभी कभी एग्जाम में टाइप्स करके भी पूछ देता है, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया। ठीक है, स्तर, फिर मेजरमेंट, मापन, उसके बाद फिर डिग्रेडेशन, क्षरण क्यों हो रहा है, इसके एंथ्रोपोजेनिक एंड नेचुरल दोनों टाइप के रीजंस पढ़ेंगे। फिर कंजर्वेशन पढ़ेंगे, संरक्षण, कंजर्वेशन में इंसिटू स्वस्थाने, एक्सिटू बाह्य स्थाने। इंसिटू स्वस्थाने में नेशनल पार्क्स कितने हैं, ठीक है, कौन सा सबसे बड़ा, छोटा, रीसेंट का कौन सा है, कहाँ कौन से जानवर हैं, सब। उसके बाद फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके बाद फिर बायोस्फीयर रिजर्व एरिया, उसके बाद फिर कम्युनिटी कंजर्वेशन रिजर्व और हॉटस्पॉट। ठीक है, ये इंसिटू हो जाएगा। फिर एक्सिटू में ये, यहाँ पे आप लोगों का बायोडाइवर्सिटी कंप्लीट होगा इतना सब पढ़ने के बाद। ठीक है, ये लग रहा है बहुत कम, बहुत बड़ा है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी में इतनी चीज़ें हमको पढ़नी है। ठीक है।